हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। और मैं आ गई हूं आपके लिए नीट 2025 के लिए द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक जेनेटिक्स के बारे में बात करने के लिए। बहुत ही इजी वे में बात करेंगे, हर वर्ड को अच्छे से समझेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहां से ऐसा ना हो कि वो आपसे बने ना, राइट। तो जेनेटिक्स की बात कर रही हूं, यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, चैप्टर 5 की बात कर रही हूँ, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो इसको समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। अगर ये टर्म्स क्लियर है तो डेफिनेटली आपको चैप्टर में सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पहला टर्म लेते हैं विच इज क्रोमोसोम। ओके, अब इससे पहले आपको थोड़ा सा तो पता होना चाहिए सेल के बारे में। तो सेल में आपको पता होगा सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर एक थोड़ी सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है बेटा, ये क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो ये कंडेंस होके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट क्रोमोसोम। ओके, ठीक है, इसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यही हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, यानी कि इट इज व्हाट, इट इज द जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल जो कुछ ना कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होगी। तो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ही हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अगर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सेंटर में जो ये होता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ओके, जहां पर ये जो अटैच है इन्हें हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। ध्यान रखना, इसमें ये दोनों जो है एक दूसरे के आइडेंटिकल है, दैट्स व्हाई उनको हम बोल रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिड। जो किस पे अटैच है, सेंट्रोमियर पे अटैच है। क्लियर है यहां तक? ओके, आगे बात करते हैं। अगर मैं इस क्रोमोसोम को और ओपन करूं, है ना, तो चलिए इस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को मैं और इलैबोरेट करके बताती हूँ कि इसमें एक्चुअली क्या प्रेजेंट है। देखिए, ये हो गया सेंट्रोमियर। अब क्या होता है, डीएनए, अगर मैं इसके एक पार्ट को इलैबोरेट करके देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, आई विल सी कि मुझे यहाँ पे इसको मतलब ओपन अप कर दिया, थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में देखा तो मुझे डीएनए मिलता है। तो ये डीएनए का जो लॉन्ग थ्रेड होता है, दिस लॉन्ग थ्रेड डीएनए का, ये क्या होता है, सुपर कॉइल। जैसे स्प्रिंग होती है ना, उसमें कॉइलिंग रहती है, ऐसे यहाँ पे भी ये सुपर कॉइल स्टेट में रहता है। तो इट इज लाइक दिस, डीएनए का जो थ्रेड है वो क्या हो गया, ऐसे कॉइल, बहुत ही कंडेंस फॉर्म में ऐसे कॉइल करके, और ये अल्टीमेटली क्या बना देता है, एक क्रोमोसोम बना देता है। मैंने अगर इसके एक पार्ट को स्ट्रेच किया, आई विल गेट दिस वन, जिसको मैंने क्या बोला, डीएनए। इस डीएनए के छोटे से पार्ट को मैंने क्या बोला, जीन, जो कुछ ना कुछ एक कैरेक्टर को कोड कर रहा है। ठीक है, कोई भी एक कैरेक्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, सो मेनी थिंग्स। कोई एंजाइम कोड हो रहा है, कोई प्रोटीन बन रहा है। हमारा पूरा बॉडी जो है वो किसी ना किसी जीन से कुछ ना कुछ प्रोटीन जो कोड हो रहा है उससे बन रहा है। क्लियर है? तो यानी कि जीन क्या हुआ, इट्स अ पार्ट ऑफ डीएनए। क्या हुआ, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए जो क्या कर रहा है, विच कोड फॉर अ कैरेक्टर। क्लियर है? ओके, डोंट वरी, इसके जो नोट्स हैं वो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जिसमें मैंने एक एक चीज इंक्लूड करी है, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट इंक्लूड किया है। ठीक है, आप उसका एक थोड़ा सा पिक्चर भी मैं आपको दिखा दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं और वहां से आप उसको ले सकते हैं। राइट? ओके, आगे बात करते हैं अलील की। अब है ना, देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो ये जीन है ये क्या करती है, एक कैरेक्टर को कोड करते हैं। कैरेक्टर हम देख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स, कोई भी कैरेक्टर जो भी बन रहा है, लाइक आई कलर वी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, और जिसे हम नहीं देख सकते, जो इसके पीछे के कोड है ना, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। ध्यान रखना, जैसे कि कंप्यूटर में कोई गेमिंग हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कोड हो रहा है ना, तो वो कोडिंग तो क्या है, उसका जीनोटाइप है, मतलब उसे हम देख नहीं सकते, बट उसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है, जो इफेक्ट दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप, है ना। तो इस जीन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उन डिफरेंट फॉर्म्स को ही हम क्या बोलते हैं, अलील। यानी कि जीनोटिपिक लेवल पे जीन के जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उन्हें हम अलील बोलते हैं।
गेटिंग इट? क्या बोला, जीन के जीनोटिपिक लेवल पे और उसकी डिफरेंट कोडिंग है और डिफरेंट टाइप से है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अलील। और यानी कि अब अलील अलग अलग होंगे तो वो डिफरेंट टाइप का डिफरेंट इफेक्ट देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई कलर, मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर ले रही हूँ विच इज आई कलर। अब देखते हैं आप, किसी का आई कलर ब्लैक है, किसी का ब्लू है, किसी का ग्रे है। क्यों है? क्योंकि अलील डिफर है। किसी में ग्रे कलर का अलील हो रहा है, किसी में ब्लू कलर का अलील है, किसी में ब्लैक कलर का अलील है, किसी में ब्राउन कलर का अलील है। तो ये सब जो अलग अलग इफेक्ट कर रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं ट्रेट। ये भी हम देख सकते हैं। तो यानी कि फिनोटाइपिक लेवल पे हम इसे ट्रेट बोल रहे हैं, समझे? यानी कि जीन के डिफरेंट फॉर्म्स को हम अलील बोलते हैं और कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स को हम ट्रेट बोलते हैं, समझे? जीन और अलील को हम जीनोटिपिक लेवल पे बात करते हैं और इनकी वजह से जो इफेक्ट हमें नजर आ रहा है उन्हें हम फिनोटाइपिक लेवल पे बात करते हैं। जीन कैरेक्टर कोड कर रहा है, अलील क्या कर रहा है, डिफरेंट ट्रेट कोड कर रहा है। जैसे हेयर कलर देखा तो हेयर कलर में लाइक ब्लैक है, ब्राउन है, तो हेयर कलर इज अ कैरेक्टर, हेयर कलर इज अ कैरेक्टर, बट डिफरेंट टाइप के हेयर कलर इज अ ट्रेट, समझे? ठीक है। स्किन कलर, हाइट इज अ कैरेक्टर, डिफरेंट हाइट इज अ ट्रेट। ओके, क्यों हो रहा है? क्योंकि सब में डिफरेंट अलील एक्सप्रेस होता है। ओके, तो अलील समझे, कैरेक्टर समझे, ट्रेट समझे, तो हमारा ये चारों टॉपिक इसमें कवर हुए, चारों टॉपिक क्लियर हुए। अब ध्यान रखिए, ये जो अलील होते हैं ये हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं, या हम इसको बोलते हैं आइडेंटिकल, यानी कि अलील के पास हमेशा दो पोजीशन होती है, ये हमेशा डुप्लीकेट में होते हैं, मतलब दो होते हैं अलील। ओके, तो जीनोटाइप क्लियर हुआ आपको, है ना? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना? फिनोटाइपिक जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स है उन्हें हम फिनोटाइप बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं ये होमोजाइगस क्या होता है। इसके लिए हमें अलील की बात करनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया आई कलर, ठीक है? एक आई कलर का कोड है कैपिटल ई ले लिया, एक दूसरा आई कलर उसको मैंने स्मॉल ई ले लिया, सपोज ग्रे और ब्लू, ऐसा आप ले सकते हो। या फिर अगर आप चलो ये भी नहीं समझने जाते तो हम सीधा मेंडल के लॉ के हिसाब से ले लेते हैं कि प्लांट की हाइट, तो हाइट क्या हो गई मेरी, कैरेक्टर हो गई, और हाइट के दो आपको इफेक्ट नजर आएंगे, ट्रेट नजर आएंगे, टॉल एंड ड्रॉप, ठीक है? टॉल एंड ड्रॉप, टॉल के लिए कौन सा अलील रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल टी, एंड ड्रॉप के लिए जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस हमने इसे स्मॉल टी लिख दिया ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके। अब ध्यान रखना ये कैपिटल टी हमेशा सिंगल फॉर्म में नहीं होगा, ये हमेशा अपनी डबल फॉर्म में होगा, ऐसे ही ये भी, ठीक है? तो यानी कि ये दो होते हैं अलील, हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं। तो जब ये दोनों अलील सेम होते हैं, दोनों कैपिटल है, दोनों स्मॉल है, तो इसे हम बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है? बट अगर ये इस तरह का हुआ, यानी एक कैपिटल और एक स्मॉल हुआ, तो इसे हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस अलील। क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस अलील। क्लियर है यहां तक? ओके, उसके बाद अगर मैं इन दोनों में देखती हूं ना, ये अभी आगे हम पढ़ेंगे, जब हमें देखते हैं तो ये हमें देता है टॉल प्लांट, ये हमें देता है टॉल प्लांट, ये हमें देता है ड्वार्फ प्लांट, बट जब हम इसके रिजल्ट देखते हैं तो इससे भी हमें टॉल प्लांट ही मिलता है। इसका मतलब क्या निकला कि जो कैपिटल टी है ना, ये ही अपना एक्सप्रेशन है। इट्स लाइक दिस, आप ऐसा समझ सकते हैं, एक बहुत ही बलशाली आदमी है और उसके बाद एक छोटा सा इंसान उसके साथ फाइट करने आया या उसके साथ ही खड़ा है, उसका कुछ भी एक्सप्रेशन या मतलब उसका कुछ इफेक्ट हमें नजर नहीं आएगा, और जो बहुत स्ट्रांग है सब कुछ उसी का ही नजर आएगा, है ना? तो यहाँ पे भी वही हुआ कि ये वाला जो अलील है ये स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, इसको अपना इफेक्ट दिखाने ही नहीं दे रहा है। तो ऐसा अलील जो अपना मतलब स्मॉल टी अगर उसके साथ में खड़ा है तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता, सिर्फ अपना ही इफेक्ट शो करता है, ऐसे अलील को हम बोलते हैं डोमिनेंट अलील। डोमिनेट कर रहा है ना, और ऐसा अलील जो डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकता, अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, उसको हम बोलते हैं रिसेसिव अलील। उसे हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव अलील। समझ आई ये दोनों चीज?
ठीक है, कैपिटल डोमिनेंट एलील। तो डोमिनेंट एलील अपनी होमोजाइगस स्टेट में भी और अपनी हेटेरोजाइगस स्टेट में दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और रिसेसिव एलील कब एक्सप्रेस होगा? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी होमोजाइगस स्टेट में, जब दो वीक पर्सन साथ साथ होंगे तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग पर्सन के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। समझ आई ये दोनों चीज, रेसेसिव एंड डोमिनेंट। तो ये हो गया हमारा डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील। अब ये टर्म आ जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब आप ये भी ध्यान रखिए, जैसे अलील पेयर में होता है ऐसे हमारे क्रोमोसोम्स भी पेयर होते हैं। हम क्या बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम वी हैव। हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम पेयर में लिखा जाता है, जैसे क्रोमोसोम 1 है, ये 2 है, हर क्रोमोसोम पेयर में होता है। तो इन क्रोमोसोम को ही हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम जो दोनों सेम किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए कोड हो रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लो इस क्रोमोसोम पे 10 जीन प्रेजेंट है ना, और वो 10 जीन कोई 10 कैरेक्टर कोड कर रहे हैं, तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी वही 10 जीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और वो भी सेम वही कैरेक्टर कोड करेंगे, बस अलील डिफरेंट हो सकता है। अभी बस इतना समझिए, जब आगे और देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। समझ आया कि दोनों क्रोमोसोम सेम कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं होमोलोगस, सेम सेम, जिनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, उनके ऊपर जो जीन है वो सब सेम सेम हो, उन्हें हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये भी हमेशा ध्यान रखना, इस होमोलोगस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम हमें मिलता है फादर से, जैसे कि हमें अगर हमारे मदर फादर से क्या आएगा, और एक क्रोमोसोम हमें क्या मिलता है? मदर से मिलता है ना। एक फादर से मिलता है और एक मदर से मिलता है, इसे हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है? ओके, तो दिस इज ऑल्सो डन। फिर आ जाते हैं प्योर लाइन। तो प्योर लाइन का मतलब क्या है? देखिए, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले क्या किया, उसने पी का प्लांट लिया था, मटर का प्लांट लिया था, उसे इंश्योर किया था कि इसमें कोई मिलावट ना हो, ये एकदम अपनी प्योर फॉर्म में हो। तो उसे क्या किया, बार बार सेल्फ पॉलिनेट कराया। अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी होती तो कहीं ना कहीं वो दिख जाती, बट अगर 5-6 जनरेशन तक भी वो वैसा ही दिख रहा है, वो प्योर ही है, कोई इम्प्योरिटी नहीं दिख रही है, कोई दूसरा कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, कुछ दूसरा ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो यानी कि वो एक प्योर लाइन है। तो मेंडल ने क्या लिया था? प्योर लाइन लिया था। पहले उसे 5-6 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेट कराया, देखा क्या इसमें और कोई दूसरा ट्रेट अपीयर हो रहा है क्या किसी जनरेशन में, और अगर नहीं हो रहा है, इट मींस ये क्या है? प्योर लाइन है। ओके, चलिए इसके आगे ले लेते हैं। नेक्स्ट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब आपको ना देखिए ट्रेट सब क्लियर होने चाहिए अच्छे से। ओके, ट्रेट, कैरेक्टर, अलील, नाउ यू मस्ट बी क्लियर, हमने जो अभी अभी बात करी। ओके, अब वो बोल रहा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऐसा क्रॉस? पहले तो ध्यान रखना, हाइब्रिड यानी क्या होता है? हाइब्रिड मतलब क्या? मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर, दो कैरेक्टर को मिक्स कर दिया, दो कोई चीजों को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी क्या किया, अगर हमने क्रॉस किया, क्रॉसिंग इन बिटवीन वन कैरेक्टर हैविंग कंट्रास्टिंग ट्रेट, दिस इज कॉल्ड मोनो। जैसे कि मैंने पी प्लांट का क्या लिया, हाइट का कैरेक्टर लिया, जिसमें टॉल प्लांट मिला और ड्वार्फ प्लांट मिला, और हमने इन दोनों को क्रॉस करा दिया। तो क्या किया, कैरेक्टर इन बिटवीन वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जिसमें क्या है, दे आर हैविंग द कंट्रास्टिंग ट्रेट। कंट्रास्टिंग ट्रेट मतलब एक दूसरे के डिफरेंट ट्रेट है, तो है ना, टॉल एंड ड्वार्फ। तो दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या, डाई यानी कि क्रॉसिंग इन बिटवीन टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, आप बोल सकते हो, या टू कैरेक्टर हैविंग कंट्रास्टिंग ट्रेट, दिस इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड। जैसे कि मान लो सीड का यहां पे बात करते हैं कि सीड की शेप है एंड सीड का कलर है, तो ये दो तो क्या हो गए, कैरेक्टर हो गए, एक सीड शेप है, एक सीड कलर है, ठीक है। अब सीड शेप क्या है, दो तरह की है, एक तो है राउंड और एक है रिंकल, ये कंट्रास्टिंग ट्रेट हुआ। ऐसे ही कलर भी सीड का एक क्या है, येलो है, और दूसरा क्या है, ग्रीन है। तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया एक राउंड और येलो प्लांट लिया,
और दूसरा मैंने क्या लिया, रिंकल और ग्रीन प्लांट, और इनको क्रॉस करा दिया। तो मैंने क्या किए, दो कैरेक्टर ले लिए और उनके कंट्रास्टिंग ट्रेट को के साथ उस प्लांट को क्रॉस कराया। दिस इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। डिड यू गेट इट? समझ आए दोनों क्रॉस? ओके। एंड पुनेट स्क्वायर क्या होता है, जब हम इनका रिजल्ट निकालते हैं कि इनमें क्या प्रोजेनी हो सकती है। ओके, प्रोजेनी समझ रहे हो, प्रोजेनी यानी कि नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन यानी कि बच्चे। ओके, तो उनको हम ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, उनको हम प्रोजेनी भी बोलते हैं और नेक्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन से ट्रेट अपीयर होते हैं, कैसे वो जा रहे हैं, या किसमें क्या क्या आएगा, उसको हम एक स्क्वायर, एक चेकर बॉक्स के अंदर रख के हम कैलकुलेट करते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तब मैं आपको ये चीज क्लियर करूंगी, ठीक है। ओके, तो ये तो हमने टर्मिनोलॉजी देख ली कि टर्मिनोलॉजी में क्या क्या होता है। अब आगे बात करते हैं, पहला टॉपिक लेते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है। ओके, सो अब देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ये पहला टॉपिक है जेनेटिक्स के अंदर। तो यानी कि एक तरह से वो क्या बोल रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है ना बेटा? ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके ओके ओके, उससे पहले मेंडल के बारे में बात करते हैं कि मेंडल जो है उनका नाम था ग्रेगर मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने किस पे काम किया था, पी प्लांट पे काम किया था। इसका साइंटिफिक नेम था पाइसम सटाइवम। ओके, ये नाम ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आ जाता है कि वाई, क्यों भाई इसी को ही चूज क्यों किया, क्यों किया इसी को ही चूज? इसलिए चूज किया क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा था, है ना, तो हमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। पर रिजल्ट कैसे मिलेगा, हमने कुछ चेंजेस किए प्लांट में, कहीं कुछ उनको क्रॉस करा दिया, किसी प्लांट को किसी प्लांट के साथ पॉलिनेट करा दिया, बट अब कैसे पता चलेगा मुझे कि मेरा रिजल्ट क्या है? रिजल्ट कब पता चलेगा, जब वो फ्रूट देगा या आगे फर्दर उसमें प्लांट जनरेट होगा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो उस प्लांट का अगर शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी उसको रिजल्ट देखने को। दूसरा क्या है, जितने भी कैरेक्टर्स लिए थे इसके, वो इजिली ऑब्जर्विंग कैरेक्टर थे, है ना, इजिली हम उनमें डिफरेंस देख सकते थे, इजिली हमें सब पता चल जाता था, ठीक है। ये सेल्फ पॉलिनेट भी कर सकते थे इजिली, एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी इजिली हो सकता था, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया। अब आ जाते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। सबसे पहले वर्ड आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस, मतलब एक्चुअली हम ना लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पहला पढ़ रहे हैं हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मतलब क्या, दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम one generation to another, this is called inheritance of, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसी को ही हम हेरिडिटी बोलते हैं, है ना, इसी को ही स्टडी ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस के अंदर एक्चुअली क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी को किया जाता है कि हम कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब ध्यान रखना, जब ये कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस क्रिएट हो जाते हैं, और उसी वेरिएशन की वजह से, वो वेरिएशंस क्रिएट होने के बहुत सारे चांसेस है। एक तो क्या हो गया, कुछ एरर ही हो गया, कॉपी हो रहा है, इन्फॉर्मेशन एरर आ गया, या फिर क्या हुआ, मदर फादर दोनों कंट्रीब्यूट करते तो उनकी कैरेक्टर मिक्सिंग हो रहा है और उसकी वजह से कुछ नया फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए तो बच्चे अपने मदर फादर जैसे दिखते हैं बट आइडेंटिकल नहीं दिखते, सेम नहीं दिखते, उनके कॉम्बिनेशंस होता है। तो क्या हुआ, वेरिएशंस क्रिएट हो गए, तो कुछ नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं जब ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना, तो नया कॉम्बिनेशन बनेगा। एक और चीज ध्यान रखना, जो ये मेंडल था, इनको हमने क्या बोला था, ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। ध्यान रखना, इनकी भी बहुत एक लाइक सैड स्टोरी ही हो गई कि इन्होंने जब ये सब एक्सपेरिमेंट्स किया तो इनके एक्सपेरिमेंट अप्रूव नहीं हुए थे, बहुत सारी चीजें थी उस टाइम पे, माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुआ था, तो क्रोमोसोम के बारे में नॉलेज नहीं थी, बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से अप्रूव नहीं हुआ, एंड ही गॉट डाइड। इनकी रिसर्च को बाद में कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनकी रिसर्च को वापस से उस पर काम किया और फिर उसे दिखाया। तब तक सेल डिवीजन क्या होता है या क्रोमोसोम्स क्या होते हैं इन सब के बारे में जानकारी थी, तो उनकी रिसर्च को अप्रूवल मिला। मतलब कि
अभी मेंडल को ही नहीं पता कि ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट, क्योंकि ये तो डाइड, मतलब उसे तो पता ही नहीं है। ओके, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी कि कैरेक्टर। तो पहले तो देख लेते हैं कि 7 कैरेक्टर कौन कौन से मेंडल ने लिए अपनी स्टडी में। इसको हम 7 कैरेक्टर भी बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट में भी कि मेंडल ने कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए। अब वहां 7 ऑप्शन भी दे रखा है, 14 भी। हम क्या करते हैं, हम 7 पे टिक कर देते हैं। नहीं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पूछा तो आपको 14 पे टिक करना है और कैरेक्टर पूछा तो आपको 7 पे टिक करना है, ध्यान रखना। तो क्या क्या लिया यहाँ पे, सब पहला लिया स्टेम हाइट, ये कैरेक्टर है। ओके, फिर लिया सीड कलर, then seed shape, okay, then pod color, then pod shape, okay, then flower color और flower position। ओके, ले लेते हैं स्टेम हाइट। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट यानी कि एक डोमिनेंट होगा और एक क्या होगा, रिसेसिव। तो यहां पे क्या है, हाइट में टॉल एंड ड्रॉप, ठीक है। सीड कलर यहां पे क्या लिया, येलो जो था वो डोमिनेंट था और ग्रीन जो था वो रिसेसिव। सीड शेप राउंड रिंकल, ओके, ये बहुत ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है। पॉड कलर ऑपोजिट है, पॉड कलर में ग्रीन तो यहाँ पे डोमिनेंट है और येलो क्या है यहाँ पे रिसेसिव, मतलब सीड कलर से ऑपोजिट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। पॉड शेप क्या है, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब कि पूरी अच्छे से खुली हुई, मतलब फूली हुई, पूरी अच्छे से एक्सपोज, इन्फ्लेटेड एंड यहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड। पॉड समझ रहे हो, पूरा मटर जो आता है। फ्लावर कलर क्या आ जाएगा यहाँ पर, पर्पल या वॉयलेट भी बोलते हैं, और यहाँ पे व्हाइट। एंड देन फ्लावर पोजीशन इज एक्सिल एंड टर्मिनल। ओके, एक्सिल मतलब क्या कि साइड में यहां फ्लावर आ रहा है ना, और टर्मिनल यानी कि टॉप पे, बस अब इसके आगे स्टेम का ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनल हो गया है ना, एक्सिल में साइड में आता है। ओके, तो चलिए ले लेते हैं यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया, हाइट को लिया। तो हाइट का अगर जब मेंडल ने क्रॉस कराया तो उसने प्योर लाइन ली, ध्यान रखना। तो उसने एक तो टॉल प्लांट लिया, ड्रॉप, ये बाय मतलब अंडरस्टूड ही है कि प्योर लाइन ली है। तो क्या होगा, देखो अलील क्या होगा इसका, कैपिटल टी, हमने बताया अभी कि हमेशा आइडेंटिकल यानी कि पेयर में लिखा जाता है। ओके, अब ध्यान रखिए जब इससे गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स कैसे बनते हैं, मियोसिस के थ्रू बनेंगे, है ना, क्या बनेंगे, गैमीट्स। ओके, तो अभी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए गैमीट के टाइम पे क्या होते हैं, जो अलील है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि एक गैमीट में कैपिटल टी जाएगा, दूसरे गैमीट में भी कैपिटल टी। ध्यान रखना, मियोसिस से रिजल्ट तो कितने बनते, 4 डॉटर सेल। तो एक तरह से ये 4 बने, पर चारों सेम है इसलिए मैं सिर्फ एक ही लेके चल रही हूं, है ना। तो यहां से भी क्या बना, स्मॉल टी बना। यहां तक समझ आया, ठीक है। समझ ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिए, है ना, क्योंकि एक बार अच्छे से क्लियर हुआ ना फिर हमेशा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो गैमीट बने, सेपरेट हुए अलील, एक गैमीट में एक अलील गया। अब मैंने इसका क्या करा दिया, मतलब मेंडल ने, सॉरी मैंने तो नहीं कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्या हुआ, ये रिजल्ट मिला। जब इसको हमने क्या बोला, F1 जनरेशन, फिलियल जनरेशन बोलते हैं। जब मेंडल ने देखा इसका फिनोटाइप, उसे तो फिनोटाइप ही दिखेगा ना, तो मेंडल ने देखा सारे प्लांट जितने भी मिले F1 जनरेशन के टॉल थे। मेंडल को सरप्राइज कि अरे मैंने तो टॉल और ड्रॉप लिया, ये क्या हुआ कि एक टॉल है और एक ड्रॉप है, सॉरी सारे ही टॉल है, ऐसा क्यों। तो मेंडल ने उसको पता करने चाहा तो उसने क्या कराया, इसका सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। क्या करा दिया कि चलो इसी प्लांट को इसी के साथ ही पॉलिनेट करा देते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। अब देख लेते हैं, इससे जब गैमीट बनेंगे तो अब यहाँ पे 2 तरह के गैमीट बनेंगे। अब 2 तरह के गैमीट बनेंगे, ध्यान रखना, यहां से भी 2 तरह के गैमीट बने, ठीक है। अब देखो इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां पे मैंने आपको बताया ना पुनेट स्क्वायर वाला, वो ऐसे, ठीक है। एक बॉक्स बनाएंगे, बिकॉज
यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो मैंने 4 बॉक्स बनाए हैं। तो मान के चलते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल का है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जनरली मेल हमें यहाँ लिखा जाता है, फीमेल यहाँ लिखेंगे, तो या कैसे भी लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको उठाएंगे और इसके साथ क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल टी, फिर इसे उठा के इसके साथ क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। देन इसको ये वाला लिया, फिर इसको उठा के इसके साथ क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ ही, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे जीनोटाइप लिखा जाए, अगर यहाँ पे जीनोटाइप लिखा जाए तो क्या होगा, ऑल प्लांट्स वर हैविंग जीनोटाइप दिस वन, ओके। तो जब मेंडल ने ये देखा तो मेंडल को किस तरह के प्लांट मिले, यानी कि उसको फिनोटाइप क्या मिला, उसको मिला टॉल भी और उसको मिला ड्रॉफ भी। 3 तो टॉल मिले और 1 ड्रॉफ मिला। देन मेंडल मतलब कंक्लूड कि अच्छा, मतलब ड्रॉफ कैरेक्टर आया तो था F1 जनरेशन में, बट एक्सप्रेस नहीं हुआ है। उसी के बेस पे उसने बताया रेसेसिव अलील होते हैं, कि यानी एक्सप्रेस नहीं हुए डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में। जब उसने जीनोटाइप इसका निकाला तो जीनोटाइप क्या निकला, इट इज कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, 1 2 और 1। आप देखेंगे 1, ये 2 है, ये 1। तो ये हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2। ये कौन सी जनरेशन हो गई, दिस इज F2 जनरेशन, जहां पे उसे क्या मिला, फिनोटिपिक रेशो मिला 3:1 टॉल एंड ड्रॉफ, एंड जीनोटिपिक रेशो क्या मिला, कैपिटल टी वाला, ये 1:1। इसके बेसिस पे उसने बोला कि अच्छा ठीक है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर तो होते हैं बट एक्सप्रेस नहीं हुए ड्यू टू डोमिनेंट अलील, और इसी के बेस पे मेंडल ने अपना फर्स्ट लॉ दिया विच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, एनी डाउट टिल हियर, है ना। तो फिर क्या हुआ, आप एक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैं यहां पे लिख देती हूं, मेंडल ने पहला लॉ इसके बेसिस पे क्या दिया, तो फर्स्ट लॉ विच इज लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, दैट ऑल कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड, मेंडल ने उस टाइम उसको फैक्टर बोला था, बट अभी हमें जानते हैं कि इसे जीन बोलते हैं ना, उस टाइम नहीं पता था इतना, है ना, जीन। अब ध्यान रखना, जीन हैज allele which always in pair, है ना। Now if in a contrasting pair of allele, यानी कि मतलब क्या कह रहा है ये, the allele which express itself, देखिए मैं लिख कर दे रही हूं ताकि आप अच्छे से ये लिख सके, itself in both होमोजाइगस, अब आपको ये समझ आ रहा होगा मैं जो भी लिख रही हूं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, है ना, वो अपनी होमो यानी कि सेम में भी, हेट्रोजाइगस, एंड डज नॉट अलाउ expression of recessive allele, expression of recessive allele called dominant allele, ठीक है ना। और इसके साथ आप ये भी चाहे तो लिख सकते हैं, एंड द अदर allele which is only express or which does not express in the presence of dominant allele is called the recessive allele। तो समझ में आया, ये मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्लियर है। अब लेते हैं इसके बेस पे सेकेंड लॉ क्या होता है, विच इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल। नाउ सेकेंड लॉ मेंडल क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तब उस तक क्या होता है, so at the time of gamete formation allele get segregated and goes to their respective
गैमीट्स। मतलब क्या, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, जब इसका मियोसिस के थ्रू इसमें क्या बनेंगी, मियोसिस के थ्रू डॉटर सेल यानी कि गैमीट्स बनेंगे। जब गैमीट्स बनेंगे तो ये दोनों अलील एक दूसरे से सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये सेपरेट सेपरेट गैमीट में चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी हमेशा अलील एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और फिर अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? ओके, चलिए अभी लेते हैं एक और टर्म जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो ये तो दो लॉ हो गए, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया गया तो उसके बेसिस पे मेंडल ने दो लॉज दिए थे। नाउ एक टर्म आती है विच इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। सो व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट क्रॉस? देखिए क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ बैक क्रॉस। देखिए अब क्या हो रहा है, जो भी रिजल्ट मिल रहा है, जैसे कि मैंने बताया मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लांट को लिया और एक ड्वार्फ को लिया और उसे क्रॉस कराया, है ना, क्रॉस करा के मिला हमें टॉल प्लांट। अब मेंडल जानना चाह रहा है इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा, वो ये जानना चाह रहा है। उसे नहीं पता इसका जीनोटाइप या तो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, दोनों में ही टॉलनेस आएगा ना। प्लांट तो फिनोटाइप सेम शो करेगा, टॉल ही शो करेगा, तो अब उसे नहीं पता इन दोनों का जीनोटाइप पता करना है, तो उस केस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, कि हम ऐसा क्रॉस करवाएं जिसके थ्रू मुझे इसका जीनोटाइप पता कर सके। तो क्या है, इट इज अ बैक क्रॉस, ये एक तरह का बैक क्रॉस है जिसमें प्लांट विद डोमिनेंट ट्रेट, प्लांट विद डोमिनेंट ट्रेट जो है उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका हम क्या कर सकते हैं, जीनोटाइप पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, विद क्रॉसिंग विद वन ऑफ द रेसेसिव पेरेंट। अब क्या है इसका मतलब, देखो ये वाला जो प्रोजेनी है इसके पेरेंट कौन है, ये दोनों है, इन दोनों में से रेसेसिव ट्रेट कौन सा वाला है, ये वाला। तो ये क्या कर रहा है, इसको इसके साथ वापस क्रॉस करा दो, है ना, मतलब वापस बैक में जा रहे हैं, इसलिए इट इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, जिसमें क्या कर रहे हैं, जो डोमिनेंट ट्रेट वाला ये हमारे पास प्रोजेनी मिला है, इसका मुझे अगर जीनोटाइप पता करना है, देखिए डोमिनेंट ट्रेट है ना, तो डोमिनेंट ट्रेट के केस में ही पता करना होता है। रेसेसिव ट्रेट अगर इसकी जगह मुझे ड्वार्फ प्लांट है तो वो तो मुझे पता भी, वो तो सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो सकता है, तो इसका तो पता करने की जरूरत नहीं है, तो अंडरस्टूड है इसका जीनोटाइप स्मॉल टी ही होगा। बट डोमिनेंट वाले में क्या करेंगे, अब इसका जीनोटाइप पता करने के लिए हम इसको एक दोनों पेरेंट में से रेसेसिव वाले पेरेंट के साथ ही क्रॉस कराएंगे, हमेशा ये याद रखना। तो क्या कराया, मैंने कराया इसको, अब मान के जैसे कि मान लो ये मुझे नहीं पता, ये टॉल प्लांट है, बट नहीं पता, तो हम कैपिटल टी या ये, इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। चलिए इसकी जगह हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वॉलेट और व्हाइट फ्लावर का। तो वॉलेट फ्लावर के ऊपर ले रहे हैं, तो यहाँ पे दे रखा है W, कैपिटल W या कैपिटल W स्मॉल w, इन दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। ठीक है, पेरेंट क्या थे इसके, एक तो ये वाले थे और दूसरा पेरेंट क्या था, रेसेसिव वाला। इसको हम क्रॉस कराएंगे इस वाले के साथ, तो अगर ये वाला आता है, मान के चलते हैं, है ना, तो देखिए क्रॉस करा के देखते हैं इसके गैमीट क्या हुए, मतलब अलील क्या हुए, अलग अलग हो गए, और इस वाले पेरेंट के साथ हम करा ही रहे हैं इसको, मतलब मैं क्या बोलूंगी, वी आर क्रॉसिंग विद दिस वन। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा रिजल्ट, एज यू कैन सी क्या मिल रहा है, ऑल प्लांट्स कैसे मिल रहे हैं हमें, वॉयलेट फ्लावर वाले, सारे प्लांट्स ही वॉलेट के। तो इसका मतलब हम समझ गए कि जो हमारे पास ये रिजल्ट मिला है ना, F1 या F2 जनरेशन में जिसका भी जीनोटाइप पता करना है, उसका जीनोटाइप क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट था। क्या जीनोटाइप था, होमोजाइगस डोमिनेंट। समझ आया ये चीज? हाँ, अब मान के चलते हैं कि इसका मान लो ये वाला था, तो फिर इसे क्रॉस कराते हैं, इसके दो बनेंगे गैमीट्स, है ना, और रेसेसिव के इसके ये दो गैमीट्स बने, मतलब अलील बने, है ना, सेपरेट हो गए। चलिए क्रॉस करा दिया, पहले इसको लिया, इसके साथ क्रॉस, फिर यहां, फिर इसे लिया, तो देखिए क्या मिले, 2 तो हमें कैसे मिले, वॉयलेट, और 2 प्लांट मुझे कैसे मिले, व्हाइट। यानी कि क्या बोल रहा है कि जीनोटाइप जो है वो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है।
जीनोटाइप क्या है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा आपको कि कैसे हम टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। ये आपको है ना प्रॉपर एक क्वेश्चन भी आ सकता है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना? ठीक है, या दैट्स इट। ओके, चलिए अभी आगे बात करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिए सबके मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजी। अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन। देखिए हमेशा रूल पूरी तरह से फॉलो नहीं होता, कई बार उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं कि रूल्स किसी किसी में फॉलो नहीं होते। सो व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस? एक्सेप्शन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पे इसका मतलब क्या है? पहला एक्सेप्शन है विच इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कि मेंडल तो बोल रहा है कि पूरी तरह से डोमिनेंट शो करेगा, अगर डोमिनेंट अलील है तो डोमिनेंस शो करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। जैसे कि किस किस में? फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक स्नैपड्रैगन प्लांट का नाम है, जिसका दूसरा नाम है एंटीराइनम, दूसरा। उसके बाद मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा क्या है? 4 o'clock प्लांट इसको बोलते हैं, 4 o'clock। और एक और है विच इज दी स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड। ये ध्यान रखना, ये आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हम मिस कर जाते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। बस एग्जांपल ध्यान में रखना है, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ दिस वन। तो चलिए स्नैपड्रैगन का ले लेते हैं, स्नैपड्रैगन प्लांट का एग्जांपल लेते हैं। देखिए होता क्या है, यहाँ पे दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक होता है रेड फ्लावर और एक होता है व्हाइट फ्लावर। ठीक है, तो मेंडल ने क्या लिया? दोनों लिए फ्लावर को। रेड फ्लावर का अलील हमने लिया कैपिटल आर कैपिटल आर, व्हाइट फ्लावर का लिया स्मॉल आर स्मॉल आर। ओके, इससे जो बनेंगे गैमीट सारे ही इस तरह के बनेंगे और इससे जो गैमीट बनेंगे वो भी सब इस तरह के। दोनों को क्या कराया? क्रॉस कराया और हमें ये मिला। ना मेंडल वाज एक्सपेक्टिंग कि सारे प्लांट कैसे होंगे? रेड फ्लावर के होंगे क्योंकि डोमिनेंस शो करेगा। बट यहाँ पे मेंडल गॉट सरप्राइज क्योंकि फ्लावर कैसे मिले? पिंक फ्लावर, यानी कि ये दोनों अलील ब्लेंड हो गए, मिक्स हो गए और एक थर्ड टाइप का कुछ फिनोटाइप दे दिया विच इज पिंक फ्लावर। जीनोटाइप क्या हुआ? ये तो फिनोटाइप हुआ। ठीक है, और अगर जीनोटाइप की बात करें तो सारे ही फ्लावर का जीनोटाइप क्या हुआ? दिस वन। अब इसको वापस रीचेक करने के लिए मेंडल ने क्या किया? इसका सेल्फ क्रॉस कराया कि चलिए इसे सेल्फ क्रॉस करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए अगर मान लो इससे गैमीट बनेगा तो क्या बनेगा? दिस वन एंड दिस वन, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर। इससे क्या बनेगा? अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, चलिए इसको हम डालते हैं एक पुनेट स्क्वायर में। जब हम इसको पुनेट स्क्वायर में डालते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? सो ये जब इसके साथ क्रॉस करेगा आएगा कैपिटल आर देन कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो फिनोटाइप जब देखा मेंडल ने तो फिनोटाइप से क्या मिला? एक तो उसे रेड फ्लावर मिला, दो उसे पिंक फ्लावर मिले और एक उसे व्हाइट फ्लावर मिला, यानी कि 1 2 1। देखिए ना पिंक फ्लावर, है ना। जीनोटाइप देखा तो जीनोटाइप क्या था? इट वॉज कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर 1 2 1, यानी कि इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही सेम हो गए, दोनों ही 1 to 1। अगर हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो देखते हैं तो फिनोटाइप हमारा क्या आ रहा था? 3:1 आ रहा था। जीनोटाइप हमारा एज इट इज आ रहा था, बट फिनोटाइप हमारा 3:1। बट अब क्या है? फिनोटाइप क्या आ रहा है? 1 to 1, क्योंकि ये डेविएट कर गया, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है कंप्लीटली, इसलिए ही हम इसको एक्सेप्शन बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इसमें एग्जाम्पल इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल आ गया स्नैपड्रैगन फ्लावर। चलिए इसके बेस पे एक क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं सो दैट आपको
ओके तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है कि इन एंटीराइनम आर आर फिनोटिपिकली रेड। देखिए अच्छा ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके अब लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वैसे तो क्वेश्चन इस पे हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन दिया कि एक स्नैपड्रैगन प्लांट में ऐसा ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए स्नैपड्रैगन प्लांट क्या शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। वो बोल रहा है कि एंटीराइनम में है ना, तो वो पहले ही बता दिया उसने, तो आपको ये पता होना चाहिए एंटीराइनम है। आर आर इज फिनोटिपिकली रेड वो बोल रहा है, और इज वाइट, ठीक है उसको नहीं पता। और ये क्या है, दिस इज पिंक। वो बोल रहा है मेंशन द फिनोटाइप एंड द रेशियो इन F1 जनरेशन ऑफ फॉलोइंग क्रॉस। क्या बोल रहा है कि दो अलग अलग क्रॉस करवाने हैं रेड और व्हाइट के, मतलब कि सिर्फ इतना रेड और व्हाइट फ्लावर है उसको क्रॉस कराना है पिंक फ्लावर के साथ। हाँ यही क्वेश्चन है, राइट, 1 मिनट। है ना, तो क्या पूछ रहा है, मेंशन द फिनोटाइप एंड द रेशियो इन F1 जनरेशन ऑफ फॉलोइंग क्रॉसेस। वो कह रहा है ये दो है, इनको पिंक फ्लावर के साथ क्रॉस कराओ, यानी कि रेड फ्लावर को पिंक फ्लावर के साथ क्रॉस कराना है, और एक व्हाइट फ्लावर को किसके साथ क्रॉस कराना है, पिंक फ्लावर के साथ। अब वो बोल रहा है इन दोनों का जो भी फिनोटाइप आया वो बताओ और इसका रेशियो बताओ। ठीक है चलिए ले लेते हैं, तो इसका क्या होगा जीनोटाइप, ये पिंक फ्लावर का दिस वन क्रॉस करा देते हैं। सीधा मैं इसको पनेट स्क्वायर में रख रही हूं, इसके अलील, इसके अलील कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस करा देते हैं। ठीक है ओके, तो क्या मिला, दो तो हमको कैसे मिल जाएंगे, रेड फ्लावर मिल जाएंगे, और दो ही हमें कैसे मिल जाएंगे, पिंक फ्लावर मिल जाएंगे। ये हमें इसका फिनोटिपिकली रेशो मिल जाएगा 2:2, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कट हो जाएंगे तो 1:1 भी आप बोल सकते हैं। व्हाइट में देखते हैं, ये क्रॉस कराया, अगेन ये क्रॉस कराया, चलिए इसको फिर अब देखते हैं। ओके आई एम सॉरी, व्हाइट है, व्हाइट है, व्हाइट है, स्मॉल आर स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर को इससे क्रॉस कराया पहले, फिर स्मॉल आर को लिया, तो अब इसमें क्या मिले, दो तो हमें मिले पिंक और दो हमें क्या मिले व्हाइट, तो यहाँ पे भी रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 पिंक और व्हाइट का। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, बट अब इसमें देखो डायरेक्ट उसने एंटीराइनम लेके बोला है, तो आपको ये एंटीराइनम पहले से पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। क्लियर है, ओके चलें आगे। ओके नाउ ये तो हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब दूसरा ले लेते हैं जो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, विच इज द कोडोमिनेंस। सो लेट्स टेक द अनदर वन, कोडोमिनेंस, इसको लेते हैं। ओके हमने क्या बोला, या तो वो पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है या फिर दोनों को मिक्स करके कुछ नया ही फिनोटाइप आ रहा है, बट कोडोमिनेंस में वो बोल रहा है तुम भी अपना इफेक्ट दिखाओ मैं भी अपना इफेक्ट दिखाता हूं, जिसमें वेरी वेरी वेल एग्जांपल इज योर ABO ब्लड ग्रुप। और क्या आता है, एक MN ब्लड ग्रुप, ये भी एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, और क्या आता है, सिकल सेल एनीमिया। ये तीनों इसके एग्जाम्पल्स हैं, कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल ध्यान रखने। चलिए ABO ब्लड ग्रुप को थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। ठीक है, थोड़ा सी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड ग्रुप। देखिए हमारी जो RBC है, दिस इज आवर RBC, हमारी RBC के ऊपर कुछ शुगर मोइटीज होती है, उसके सरफेस पे, उसके मेम्ब्रेन पे कुछ मोइटीज प्रेजेंट होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब उसमें से एक शुगर मॉलिक्यूल को हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, इसको हम बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं, इस शुगर मोइटी को हमने नाम दे दिया कि ये क्या है, इसमें एंटीजन क्या है, शुगर मोइटी विच इज IgA। ओके एक RBC है जिसके ऊपर शुगर मोइटी कुछ इस तरह की है शेप, इसको हमने दे दिया IgB। ठीक है, कि इसमें क्या हो गया एंटीजन, ओके सॉरी ये तो
एंटीबॉडी हो गया, मतलब एंटीजन यहाँ ए हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एंटीजन बी हो गया। ठीक है, एक ऐसा आरबीसी है जिसके ऊपर कुछ प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या देते हैं, एंटीजन ओ बोलते हैं, मतलब यहाँ पे मतलब कुछ नहीं है, जीरो। और एक है जिसपे दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मतलब एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसा आरबीसी जिसमें यहाँ एंटीजन ए प्रेजेंट है, उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होती है, बी रहती है, ऑपोजिट में रहती है। यहाँ पे बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी रहती है, ए रहती है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी रहती है, ए भी रहती है, बी भी। और यहाँ पे दोनों एंटीजन है तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, ऑपोजिट जाएगा, जो भी जाएगा ऑपोजिट जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, ये तो हो गया ब्लड ग्रुप। तो क्या हुआ, जो भी एंटीजन प्रेजेंट है उसके हिसाब से उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है। जैसे कि इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया, इसका ब्लड ग्रुप बी हो गया, इसका ब्लड ग्रुप ओ हो गया, कुछ भी नहीं है, और इसका ब्लड ग्रुप दोनों है तो इसको हम बोलते हैं ए और बी। समझे, इतना समझ में आया, जो भी एंटीजन है उसके हिसाब से उसको हम ब्लड ग्रुप देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक रूल होता है कि जो ओ है इट इज अ यूनिवर्सल डोनर। वो क्या कर सकता है, वो ए को भी ब्लड दे सकता है, वो बी को भी ब्लड दे सकता है, वो ए बी को भी ब्लड दे सकता है, और वो खुद को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए क्या बोल रहा है, मैं खुद को भी ब्लड दे सकता हूं, मैं ए बी को भी ब्लड दे सकता हूं, वो ए बी को भी ब्लड दे सकता है। बी बोल रहा है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं, मैं भी खुद को ब्लड दे सकता हूं और मैं ए बी को दे सकता हूं, बट मैं ओ को नहीं दे सकता, ऐसे ही वो भी नहीं दे सकता। ए भी बोल रहा है मैं सिर्फ और सिर्फ खुद को ही ब्लड दे सकता हूं, मैं और किसी को ब्लड नहीं दे सकता। तो ये तो क्या हो जाता है, इट इज यूनिवर्सल डोनर एंड दिस इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। सबसे ले रहा है ना, सबसे ले रहा है, ये सबको दे रहा है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अब बाहर से जो ब्लड आ रहा है, जो बाहर से ब्लड आ रहा है, मान लो एक बी ब्लड ग्रुप वाले, बी ग्रुप के पर्सन ने ब्लड दिया। अब बी ब्लड ग्रुप का आरबीसी कैसा होगा, उसके ऊपर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एंटीजन बी प्रेजेंट होगी और एंटीबॉडी यहाँ पे ए होगा, है ना। ऐसे आरबीसी का आएगा ना अगर बी ब्लड ग्रुप का आएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब भी बाहर से कोई चीज हमारी बॉडी में एंटर करती है, वो जो उसकी सरफेस पे बाहर से कोई भी मान लो एंटीजन, जो हम कुछ भी एंटर किया, उसकी सरफेस पे क्या फ्लैंक हो रहा है, क्या प्रेजेंट है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, उसकी सरफेस पे क्या दिख रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज रहती है जो बनाता है या ऑलरेडी प्रेजेंट है, और उसको अगेंस्ट उसके फाइट करने पे भेज देता है। वो उस फ्लैंकिंग रीजन से बाइंड करते हैं और पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, तो अब देखिए हो क्या रहा है। अब जैसे ही ये वाला ब्लड हमने डाल दिया ए ब्लड ग्रुप के पर्सन में, ए ब्लड ग्रुप के आरबीसी इस तरह से है, कुछ इस तरह की है, जिसके पास एंटीबॉडी बी है, एंटीजन ए है। अब बाहर से जब आरबीसी आया तो इसके सरफेस पे क्या फ्लैंक हो रहा है, एंटीजन बी, वो अपने बी एंटीजन लेके आ रही है। जैसे आएगा ये रिकॉग्नाइज कर जाएगा, एंटीबॉडी भी रिकॉग्नाइज कर लेगा कि अरे ये तो एंटीजन बी है, चलो मारो इसे। वो क्या करेगा, इसके पास जाएगा, यहाँ पे बाइंड करेगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब इसे किल कर देगा। अगर बी ब्लड ग्रुप का पर्सन ने दे दिया, मान लो ए बी ब्लड ग्रुप के पर्सन की आरबीसी आई, तो ए बी ब्लड ग्रुप के पर्सन के आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन ए भी प्रेजेंट होता है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट होता है, दोनों प्रेजेंट होता है। ये आया, ये फिर एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि ये तो बी दिख रहा है ना, इसको ए है डजंट मैटर, पर उसको बी दिख रहा है, उसकी रिएक्शन हो जाएगी इसके साथ, इसको भी किल कर देगा। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ ओ ग्रुप के का पर्सन, उसने दिया, ओ ग्रुप के पर्सन के ऊपर क्या, बाहर कुछ भी नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है। ये इससे क्या रिएक्ट करेगा, किसको रिकॉग्नाइज करेगा, तो इसे किल नहीं करेगा, अलाउ कर देगा। और अगर ए ब्लड ग्रुप का आया, ए ब्लड ग्रुप का ही पर्सन ने ए ब्लड ग्रुप के पर्सन को ही ब्लड दिया, तो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर
एंटीजन ए है बट एंटीबॉडी इसके पास क्या है, बी वाली है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी और इसे एक्सेप्ट, इसको भी क्या कर देगा, ये अलाउ कर देगा कि चलो आ जाओ तुम भी। तो यानी कि ये ओ से भी ब्लड ले लेगा, ए ब्लड ग्रुप वाला, और अपने आप से भी, मतलब अपने ब्लड ग्रुप वाले से पर्सन से भी ले लेगा। बाकी दोनों से नहीं ले सकता क्योंकि उनके सरफेस पे जो एंटीजन आ रहे हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी इसके पास है। ऐसे ही सबके लिए काम करता है, ऐसे ही सबके लिए ब्लड ग्रुप मतलब काम करते हैं, इसलिए हम ब्लड हर किसी से नहीं ले सकते। ये वाला जो चार्ट है ये फॉलो होता है, ये ही लॉ फॉलो होता है। क्यों होता है उसका रीजन मैंने बताया कि उसके सरफेस पे क्या फ्लैंक हो रहा है, उसकी वजह से रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, ये तो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, कैसे क्या हम कर सकते हैं। चाहो तो एक स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो इनके अलील है, किसके लिए क्या क्या अलील रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली तो हमें उसकी बात करनी है। तो ए ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें क्या अलील होता है, अलील ए, अगर ये होगा तो भी एक्सप्रेस होगा और ये होगा ओ तो भी एक्सप्रेस होगा। यानी कि ए जो है वो क्या है, इट इज अ डोमिनेंट अलील। क्या है, ध्यान रखना, जो अलील है ना, अलील 3 है यहाँ पर। कोई आई जीन है, आई जीन है, वो ब्लड ग्रुप डिनोट कर रहा है, तो उसके पास 3 अलील है, आई ए, आई बी, आई ओ। ए और बी कैसे अलील है, डोमिनेंट अलील है, और ये कैसा अलील है, रेसेसिव अलील है। अब आप बोलेंगे मैम इसमें तो एक से ज्यादा अलील हो गए, मतलब सॉरी 2 से ज्यादा अलील हो गए। तो यस, अलील जब 2 से ज्यादा होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल अलील। तो ये मल्टीपल अलील का भी एग्जाम्पल है। ABO ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म। 2 से ज्यादा अलील शो कर रहे हैं। ओके, तो जब ये अलील होगा, अगर बी ब्लड ग्रुप होगा तो क्या होगा, कैसे ये एक्सप्रेस होगा, या तो इसको ये होना पड़ेगा या फिर ये हो, इन दोनों में से एक में बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इसमें ही एक्सप्रेस हो सकता है क्योंकि ये क्या है, रेसेसिव अलील है, ये अपनी होमोजाइगस स्टेट में ही एक्सप्रेस। वही सेम फंडा, टॉल और ड्रॉप वाला फंडा वही सेम यहाँ पे काम करता है कि ए ब्लड ग्रुप इस प्रेजेंस में होता है, बी ब्लड ग्रुप इन दोनों में से किसी में, और ओ ब्लड ग्रुप इन दोनों में से किसी में। तो ये समझ में आया, फंडा समझ में आया। चलिए इसके बेस पे ना एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन है, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, मैं लिख देती हूँ। एक चाइल्ड है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बस लिख रही हूँ क्वेश्चन। एक चाइल्ड है, ये देखो, आप करके देखो, इसका ब्लड ग्रुप वो बता रहा है क्वेश्चन में, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। ठीक है, वो बोल रहा है इसके जो फादर है, इस फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। इसकी जो मदर है, इस मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। वो बोल रहा है कि फादर और मदर दोनों का जीनोटाइप बता दो। फादर और मदर दोनों का जीनोटाइप बता दो, और इस फादर मदर इस कपल से क्या क्या पॉसिबल जीनोटाइप के चाइल्ड बन सकते हैं। क्या बोला, मैं दोबारा बता रही हूं, क्या बोल रहा है वो, इस फादर और मदर से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एक चाइल्ड में ब्लड ग्रुप की, मतलब कि क्या हमेशा उनका चाइल्ड ओ ब्लड ग्रुप का ही पैदा होगा या और दूसरे ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है, ये पता करना है। चलिए ले लेते हैं। ओके, तो यहां पे मैंने ले लिया फादर, यहां मैंने ले लिया मदर। फादर का ब्लड ग्रुप उसने बताया ए, मदर का बताया बी। अब देखिए ए में ये भी पॉसिबिलिटी है या फिर ये भी पॉसिबिलिटी, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है ना जीनोटाइप। यहां पे भी सेम यही, या तो ये भी हो सकता है और या ये भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि इसका जो बच्चा है उसमें से एक का ब्लड ग्रुप ओ है, यानी कि ये है। अब देखो बच्चे में जो ब्लड ग्रुप में अलील आए, एक मदर से आया होगा और एक फादर से आया होगा, यानी कि एक एक ओ वाला अलील तो एक फादर से एक मदर से, वो किस केस में आ सकता है, वो इस केस में आ सकता है। यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला ही जीनोटाइप क्या होगा, मदर और फादर का होगा। ये तो इंश्योर हो गया कि मदर और फादर का जीनोटाइप क्या है, ये एंड दिस वन, क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, उनमें से एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है। देखो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है और पॉसिबिलिटी इसी केस में। तो चलिए अब प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, तो ले लेते हैं
वही वापस पुनेट स्क्वायर, फादर का क्या है ब्लड ग्रुप, IA IO, यानी कि 2 अलील है IA एंड IO, मदर का IB एंड IO। क्लियर, क्रॉस करा देते हैं, IA IB IO, देन IA IO, क्या ब्लड ग्रुप बनेगा, AB ब्लड ग्रुप, क्या बनेगा, B ब्लड ग्रुप, इससे क्या बनेगा, A ब्लड ग्रुप, इससे क्या बनेगा, O। यानी चारों ब्लड ग्रुप के चाइल्ड पैदा होने की पॉसिबिलिटी है 25% ईच, 25% ईच, हर ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा हो सकता है ऐसे पेरेंट्स से। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो, जहां पे ये वाला होता है अलील, आप देख रहे हैं यहाँ पे ना तो A एक्सप्रेस हो रहा है ना B, दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं और AB ब्लड ग्रुप आ रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, है ना। ये वाला तो सिंपल डोमिनेंस का ही एग्जांपल है, देखिए ये वाला तो सिंपल डोमिनेंस का है, यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है, ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहे हैं। बट AB वाले केस में जो AB ब्लड ग्रुप है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं कर रहा, वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कोडोमिनेंस। तो दिस इज द एक्सेप्शन, ये कोडोमिनेंस है और इसके बेस पे कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या बात करी, हमने कोडोमिनेंस की बात करी, मैंने थोड़ा आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताया, डोनर एक्सेप्टर के बारे में बताया, फिर उसके बाद हमने AB ब्लड ग्रुप को देखा, उसके अलील क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, कोडोमिनेंस क्या होता है और उसके बेस पे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा हमने टर्म देखा ये वाला कि जब एक से ज्यादा अलील है, एक से ज्यादा अलील है तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपल अलील। तो AB ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म, ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। ओके, चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, 1 मिनट, ओके दैट्स इट, है ना, ये वाली हमारी बात हो गई, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, जब सिकल सेल को पढ़ेंगे, एनीमिया को पढ़ेंगे, वहां पे आप देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया यानी कि आरबीसी जो है वो सिकल शेप्ड हो जाती है। तो वहां पे दोनों तरीका, एक नॉर्मल आरबीसी वाला अलील भी रहता है और एक सिकल शेप वाला अलील भी, दोनों एक साथ रहते हैं, तो वो भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल शो करते हैं। ओके, एक चीज मेरा मिस हो गया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड ना, वो कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसको मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक जीनोटाइप ले लिया, एक जीन ले लिया कि बी जो है वो लार्ज साइज के गेन बनाएगा, लार्ज स्टार्च ग्रेन बनाएगा, है ना, और जो स्मॉल बी है वो स्मॉल स्टार्च ग्रेन बनाता है। ओके, जब इनका क्रॉस करा के देखा तो कुछ एक कॉम्बिनेशन जब ऐसा मिला तो इसमें इन्होंने पाया कि यहाँ पे मीडियम स्टार्च ग्रेन मिला, ठीक है, मीडियम स्टार्च। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कैसा होना चाहिए था, लार्ज स्टार्च ग्रेन होना चाहिए था, क्योंकि कैपिटल बी है यहाँ पर, डोमिनेंट अलील है, बट मिला क्या, मीडियम स्टार्च ग्रेन। तो अगर हम स्टार्च के साइज को कंसीडर करते हुए इसके बारे में बात करें, तो जब साइज की बात करते हैं तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। जब साइज की बात करते हैं तो ये क्या शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो यहां तक खत्म होता है हमारा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, सॉरी मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस, या आप बोल सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के ऊपर क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। क्या क्या पढ़ा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, फिर हमने टेस्ट क्रॉस पढ़ा, फिर हमने इसके एक्सेप्शन पढ़े जिसमें हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके फर्दर एग्जाम्पल्स पढ़े, स्नैपड्रैगन, स्टार्च सिंथेसिस ये पढ़ा, उसके हमने कोडोमिनेंस पढ़ा, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विच इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। क्या हो अगर दो जीन का इनहेरिटेंस को स्टडी किया जाए तो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस में मेंडल ने क्या लॉ दिया अपना, ठीक है। उसको बात करेंगे इसी जेनेटिक्स के नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग स्टडी।